तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और एक बार मंगरुआ के चौपाल पे फिर से हैं आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, आपने एक चंद्रशेखर को लेकर एक कार्यक्रम किया था और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बहुत भव्य कार्यक्रम था। पिछली बार भी बातचीत मैं जब कर रहा था तो मैं कह रहा था बहुत, मैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि आप तो थे नहीं, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होते रहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर को लेके उतना भव्य कार्यक्रम विगत शॉर्ट नोटिस पर हाँ नहीं हुआ। लेकिन उस समय आपने एक बात कही थी कि चंद्रशेखर जी को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। क्या समझूं? नहीं, देखिए, वो जो कार्यक्रम हुआ जी मेरे बाहर आने के बाद, जी जो मेरी अभिलाषा थी, जी मेरे परोक्ष में उनका निधन हुआ, जी तो मेरा फर्ज बनता था कि निकलने के बाद उनको याद करूं, एक शिष्य के नाते। तो वो अवसर आया, जब मैं बाहर आया तो हमने एक शॉर्ट नोटिस पर, जी जी मात्र 2 या ढाई दिन का वो कार्यक्रम जी। था। मैं पहली बार जिंदगी में बाय रोड पटना से चलकर दिल्ली आया, और उस दिन आधे दिन मैंने कार्यक्रम किया, 6-7 पूरा दिन नहीं, 5 को मैं आया, आधे दिन मेरा प्रोग्राम हुआ, 6 को पूरा दिन हुआ, 7 को हुआ, और 8 को ये कार्यक्रम था। हाँ कार्यक्रम था उनको लेके। तो ये शॉर्ट नोटिस था, बहुत ही छोटा, लेकिन वो जो सफलता थी वो आनंद मोहन की मेहनत के कारण नहीं थी। जी किसी को लगा, लोगों को लगा, उनके चाहने वालों को लगा कि भाई चंद्रशेखर जी दिल्ली में याद किए जा रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है हम जाए। तो उनके तमाम शिष्य, या जो वैचारिक रूप से उनके चाहने वाले थे, व्यक्तिगत रूप से चाहने वाले थे, सैद्धांतिक रूप से चाहने वाले थे, वो सारे लोग देश भर के इकट्ठा हुए। और अच्छा लगा कि उपसभापति जी हरवंश जी आए, राम बहादुर राय जैसे वरिष्ठ पत्रकार आए, उनका जो निजी सचिव रहे थे HN शर्मा, ऐसे लोग आए, नारद राय जो मंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के, वो भी आए, उनके शिष्य, उनके पाठशाला से निकले पूर्व मंत्री राजस्थान राजेंद्र सिंह राठौड़ जी आए। ऐसे पूरे देश भर के लोग, किन किन का मैं नाम लूँ, सारे लोग इकट्ठा हुए। अखलाक अहमद जी भी थे, हम लोग थे, लवली आनंद थी, है ना। तो चंद्रशेखर जी के सुपुत्र, बड़े बेटे पंकज शेखर जी आए, है ना। तो सबों को लगा कि सुबह 6 बजे से राजघाट से जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो शाम के 6:30 बजे समाप्त हुआ, और लोगों का तांता लगा रहा राजघाट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक। अच्छा लगा। उस दिन हमने वादा किया था कि भारत रत्न को लेकर अगले सत्र में, जब भी अगला सत्र होगा, तो हम संसद का घेराव करेंगे या संसद मार्च करेंगे। घेराव नहीं कहिए इसको, संसद मार्च करेंगे, और प्रधानमंत्री जी समेत पूरे देश को ये जो उनको भारत रत्न मिले, ये सोचने के लिए बाध्य करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ उनके समकक्ष या उनसे कनीय लोगों को भी भारत रत्न मिला है। ऐसे में चंद्रशेखर जी जैसे विराट व्यक्तित्व के प्रति, प्रखर समाजवादी नेता के प्रति, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रति ये नाइंसाफ़ी है। और इसलिए 10 या 15 दिसंबर को जब सत्र चलता रहेगा, हम लोग संसद मार्च करेंगे। अभी टेंटेटिव 10 दिसंबर तय हुआ है। एकमात्र मांग होगा
कि चंद्रशेखर को भारत रत्न दो। जी, तो ठहरे हुए पानी में कंकर मारना पड़ता है। अगर कुछ न करेंगे तो विचार भी ठहर जाता है, और अगर आपकी अनुपस्थिति हो और उसमें अगर शिष्य आपको याद न करें तो बड़े बड़े नेता को लोग याद नहीं कर पाते। लेकिन आनंद मोहन जेल से बाहर आते हैं और चंद्रशेखर पे कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम हुआ। उस दौरान इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को भारत रत्न मिलना चाहिए। आनंद मोहन जी, अच्छा तो नहीं लगेगा मुझे, लेकिन बड़िए कनिए आपने कहा चंद्रशेखर को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। आजकल भारत रत्न पे बहुत सारी बातें हो रही है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, चंद्रशेखर जी देश रत्न थे, जी जननायक थे, जी गुदरी के लाल थे। जी पगडंडी से राजपथ तक की का सफर उन्होंने स्वयं के दम पर, जी बगैर कोई आला कमान, उन्होंने ये सफ़र तय किया। और मैं मानता हूँ कि वो भारत रत्न के मोहताज नहीं है। जी फिर भी मेरा मानना है कि जब अन्य लोगों को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया तो चंद्रशेखर जी को भी मिलना चाहिए। चंद्रशेखर जी प्रबल हकदार हैं इसके। जी देश का पूरा मिजाज जी इस सवाल पर, चंद्रशेखर जी के सवाल पर जी उनके साथ जी ये तो सम्मान। देश का पूरा मिजाज चंद्रशेखर जी को भारत रत्न मिले इस सवाल के साथ है। आनंद मोहन जी के इस विचार से चंद्रशेखर के लोग निश्चित रूप से एक आशा की किरण उन देख रहे होंगे कि जरूर कुछ होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि आजकल हर कोई भारत रत्न मांग रहा है। आपके बिहार में ही बहुत सारे भारत रत्न के दावेदार हो गए हैं। अब भारत रत्न का कोई क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं है हर दल को अपना। उन सवालों पर लोगों का मांग, जो भी मांग करते हैं उस पर मैं नहीं, उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब तक जिन लोगों को मिला है, चंद्रशेखर जी उनमें से किसी से भी कम नहीं है, जी मैं ये कह सकता हूँ। जी अब सीधे चलते हैं, चूँकि बिहार में इन दिनों उपचुनाव चल रहा है और 4 सीटों पर उपचुनाव है। आजकल नई पार्टी बिहार में आई है, जन सुराज। और जन सुराज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को याद करूं तो जन सुराज के जो संस्थापक हैं, मंच से प्रशांत किशोर ने कहा कि 25 में पलट दें कि 24 में ही पलट दें। क्या देखते हैं आप? देखिए, किसी को लोकतंत्र में सबों को बोलने की आज़ादी है, किसी को रोका नहीं जा सकता कुछ भी कहने से। कोई कानून के दायरे में वो नहीं आते हैं बोलने से, ये सब बोलने से। तो उस पर हमको नहीं जानना है कि 24 में पलट दें, 25 में पलट दें। अगर पलटने की ताकत है तो अभी क्यों नहीं पलट देते हैं? देर किस बात की है, जल्दी करें ना। रही बात की ये जो 4 उपचुनाव है जी तो इसमें कौन लोग थे पूर्व में? जी आपको तरारी में कौन थे? जी आरजेडी थी। जी बेलागंज में कौन थे? आरजेडी थी। जी पार्टी तो आरजेडी ही थी ना। जी उसके बाद आपको ये रामगढ़ में कौन थे? जी आरजेडी आरजेडी, माने पार्टी स्तर पर आरजेडी थी वहाँ। जी तो ये 3 सीट तो उनकी हुई, जी 1 सीट मात्र एनडीए की है। जी इसमें अगर 50-50 भी एनडीए जीत लेता है जी तो फिर पराभव किसका है और विजय किसका है? मैसेज इसका क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। जी मेरा है कि 50% सीट एनडीए महागठबंधन से छीनने में कामयाब रहेगी। जी लेकिन पहली बार ये जो जिनका आप जिक्र किए, जी एक सवाल पहले कुछ लोगों ने हमसे किया था, वो मैं देखा भी नहीं कितना तक मेरी बात गई। लेकिन
अगर सिर्फ पैसों से राजनीति होती तो टाटा, बिरला, डालमिया, उसके बाद आज के अडानी और अडानी और अंबानी जी का परिवार ही राजनीति में होता सब कुछ। जी वही राजनीति के नियंता भी होते, जी उन्हीं के परिवार के लोग या उनकी ही पार्टी होती और वही देश चलाते। आपने हम सब देख रहे हैं ऐसा नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। अगर सिर्फ आंकड़ों का ही खेल होता नहीं, डाटा और कि आटा का तो हाँ, खेल है डाटा ना। और आंकड़ा इकट्ठा कर लीजिए और उसी से हम पार्टियां चला लेंगे, सरकारें बना लेंगे, तो ये भी दिवा स्वप्न है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फला को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, फला को मैंने मुख्यमंत्री बनाया। ये सब कुछ एक पक्षियों में एक विशेष प्रकार की प्रजाति होती है, जी उसका नाम है टिटही। जी वो रात में सोते वक्त टांग ऊपर कर लेता है दोनों, और ये भरोसा रहता है कि हम ही हैं कि आकाश को गिरने से रोके अब हुए। इस पड़ाव पे मैं थोड़ा अपनी माँ को मैं एक बात एक देखिए, लाइन माई याद आ गई इसलिए हमारी माई बचपन में कहावत करती थी, उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन आनंद मोहन जी ने जब कहा टिटहरी का ना, सुनत टिटहरी के सोने के बंदूक रे, रात चलावे दिन खर्ची के दन रे। मैंने वो रात जब सुनत टिटहरी के सोने के बंदूक, मैंने कहता है कि मेरे पास सोने का बंदूक है, सोने का बंदूक है, सोने का बंदूक है, लेकिन रात में खर्चा कैसे चलेगा और दिन में कैसे चलेगा उसको पता नहीं। जी तो देखिए अभी तो 23 को रिजल्ट है, जी सब कुछ सामने आ जाएगा। जी अगर डाटा और आंकड़ों में ही के ही एक्सपर्ट हैं और इतने ज्ञानी हैं, तो उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि कैंडिडेट बनाने के पहले वो लड़ने लायक है कि नहीं। तरारी का मैं इशारा मेरा तरारी की जी तरफ, जनरल साहब लड़ने हाँ, गए थे। कि वो लड़ने लायक है कि नहीं, जी इसको पहले जान ले, सोच ले, समझ ले, उसके बाद कैंडिडेट जी की घोषणा हो, बैक लेना पड़ा। जी तो मैं ये कहूँगा कि ये डाटा आंकड़ा जुटाने वाले को इतना तो ज्ञान होना चाहिए लेकिन कि कौन लेकिन आजकल तो विधान- डाटा चोरी हो जा रहा है ना। कई राजनीतिक दल, हाँ। हमको सुनने में आया है, जैसा मीडिया में खबरें हैं, कई राजनीतिक दलों ने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को कह दिया, जैसा पटना का भांड मीडिया सब चलाते रहता है, कि जरा कंप्यूटर लॉक वॉक करके रखना, नहीं तो डाटा चोरी हो जाए। तो डाटा का सवाल तो है, सुरक्षा का सवाल तो है। अच्छा चलिए, डाटा चोरी हो जाएगी, और तो एक बात हुई कि आप या तो पॉलिटिकल नेता बनिए या फिर साइबर क्रिमिनल बनिए। डाटा चोरी करके, चोरी शब्द पीछे में क्या लगा हुआ है, जी चोरी करके लोग नेतागिरी नहीं कर सकता है। और ये सब हम लोग तो कोई डाटा फाटा नहीं देखे, हम लोग तो भाई सोशलिस्ट लोग हैं। डॉक्टर लोहिया गांधी जी ने कहा कि हम सीधा सपाटा चलने वाले लोग हैं, तो गांधी जी कौन डाटा पर, आंकड़ा पर चलते थे। जनता के जन सरोकारों पर, जी जन सवालों पर जो खड़ा नहीं होगा। गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा, गांधी के समय में वोट नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संघर्ष और रचना राजनीति के दो बाजू हैं, जी दोनों में से कोई एक अगर नहीं हो जी तो राजनीति बांझ है, जी जिससे कुछ होने वाला जी नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर लोहिया ने इसको थोड़ा सा पलट दिया, परिवर्तन किया। उन्होंने कहा जेल, वोट, फावड़ा। जी जेल संघर्ष का प्रतीक, जो गांधी ने कहा संघर्ष, फावड़ा रचना का प्रतीक, जो गांधी ने कहा रचना। लेकिन तब तक मुल्क आज़ाद हो गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी, और जनतंत्र में उन्होंने कहा वोट, जी वोट भी जरूरी है। जी सिर्फ वोट जरूरी नहीं है, सिर्फ आंकड़ा जरूरी नहीं है, सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। पैसे के दम पर लोगों का
हुजूम खड़ा कर देना, पैसे के दम पर जहाँ भी आप जिला सम्मेलन कर रहे हैं, 1 महीना पहले से टेंट, शिविर, खर्चा, गाड़ियाँ। गांधी जी का तो सिर्फ फोटो है, जी। गांधी जी के आदर्श कहीं नहीं दिखे। जी। पूरी यात्रा एक जनसभा सुनिए। यात्रा भी हुआ था। हाँ, तो और सिर्फ पदयात्रा जो है ना, पदयात्रा कोई संघर्ष नहीं है, जी। पदयात्रा कोई संघर्ष नहीं है। जो लोग इस बहम में हैं कि हम कोई तीसरा कोण निकाल देंगे, जी। मैं कह रहा हूं कि अभी दूर दूर तक, खास करके 25 तक तो बिल्कुल नहीं, जी। राजनीति बिहार की 2 ध्रुवों में बटी हुई है, महागठबंधन और एनडीए। जी। तीसरा कोई कौन दिखाई नहीं पड़ता। तीसरा कौन निकालने चले थे लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहता, नहीं तीसरा लेकिन नहीं नागमणि जी तीसरा कौन निकाल रहे थे, ओवैसी साहब मिलकर तीसरा कौन निकाल रहे थे, जी। उपेंद्र जी तीसरा कौन निकाल रहे थे, जी। पप्पू यादव जी तीसरा कौन निकाल रहे थे। जी। इनमें से जो जितनी क्षमता, जितनी राजनीतिक पकड़, ये चिराग पासवान जी निकाल रहे थे तीसरा कौन, जी। निकाल रहे थे कि नहीं। जी। तो ये सब प्रयोग हुआ जी। और इनमें से किसी के का दशांश भी, दसवांश भी, ये जो नई पार्टी लेके लोग निकले हैं जी। पैसे और आंकड़ों के दम पर, वो 10वां भी कहीं न जमीनी पकड़, न लोकप्रियता, न कार्यकर्ता, जी। इस मामले में कहीं से भी 10वां भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए 23 तारीख का इंतजार कीजिए, लेकिन रिजल्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर ही यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा रोक दिए, तेजस्वी यादव, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जल्दी यात्रा निकालेंगे। तेजस्वी जी आभार अगर यात्रा निकालेंगे तो किस चीज का आभार देंगे? वही तो, कौन सी का आभार, जी। आभार यात्रा क्या उनको लोगों ने, जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया है कि वो आभार यात्रा पर निकलेंगे? जी। वो उनको भी कहेंगे, अपोजिशन लीडर को, कोई पदयात्रा करे और कोई आभार यात्रा करे, इसकी जरूरत नहीं है। जन सरोकारों से जुड़ करके संघर्ष करना प्रतिपक्ष की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, पहली प्रथम भूमिका होनी चाहिए जी। जनता के बीच जाने का। ये जो हुजूम निकाल लेते, वो अच्छा किए यात्रा को स्थगित कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। कि आरजेडी कभी भी जी। एक पार्टी का स्वरूप नहीं ली, जी। वो एक गैंग के रूप में काम कर रही है। उनके जो अराजक तत्व है, जब वो निकलते हैं तो ऐसा हड़बोंग मचाता है लोग, ऐसा हुड़दुंग मचाता है कि उसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है। ये वो बखूबी जानने लगे हैं। इसलिए सहरसा में जब उनका, बहुत दिन पहले की बात है, मैं सहरसा में ही था और बगल के पटेल मैदान में ये रैली हुई थी उनकी। वो पहली बार शायद आए थे, जो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तब सहरसा आए थे। तो जिस तरह से घुड़दौड़ हुआ, जिस तरह से हुड़दंगबाजी मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन वाले लोगों, लड़कों ने की, अंतिम में उनको मंच से कहना पड़ा, पकड़ो, पीटो, भगाओ इन लोगों को। तो ये कहना पड़ा और उसका मैसेज बाजार से निकलते जो उन लोगों ने हरा मुरेठा बांध करके जो हड़बोंग मचाया, तो वो अच्छा किए कि यात्रा को स्थगित कर दिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो लोग इस मुगालते में होते हैं कि मेरा परसेंटेज बिहार में कास्ट लाइन पर सबसे अधिक है, इसलिए मुख्यमंत्री हम होंगे, वो हरियाणा से सबक ले। हरियाणा में क्या हुआ? जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वाधिक आबादी, एक जात की आबादी जो है उसकी भावनाओं को देखते हुए हमारा मुख्यमंत्री जाट होगा, पूरी दूसरी कम्युनिटी
पलट करके बीजेपी के साथ खड़ी हो गई और बीजेपी हारते हारते जीत गई। ये मैं नहीं कहता है आप लोग। जी, हरियाणा के जीत हार का कारण और भी रहा होगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा, आपको मैं कह रहा हूं, आपको नहीं लग रहा होगा कि तेजस्वी जी आभार किस बात का कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी के लोगों को लगता है कि तेजस्वी जी ने जो माने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, वाह, 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 वाह। और क्या नाम है, चाचा तो पलट के उधर चले गए, चाचा तो पलट के उधर चले गए, लेकिन तेजस्वी जी के कहने पे जो चाचा ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया था, तो जनता को तो आभार किया जाना चाहिए। जब वो कह रहे थे तो मंगरुआ सुन रहे थे क्या? नहीं, भाषण तो नेता भाषण देता तो है। सबको के वो कह रहा है कि कल कहिए कल पलट दें। कहने में किसी को। अब एक बात बताइए, मुख्यमंत्री होंगे संतोष बाबू, ठीक है, नौकरी बांटेंगे वो, तो क्रेडिट आनंद मोहन कैसे ले लेंगे? अगर आनंद मोहन डिप्टी सीएम है तो उनके विभाग के कारण 3 महीने तक सूची नहीं बन पाई। इतनी ढिलाई उनके विभागों में रही, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जो वो लोग चला रहे थे, जो महकमा उनके जिम्मे था, वो कारण बना नौकरी बांटने में विलंब का। और मालिक हम हैं, अब मैनेजर कहेगा कि नौकरी हम बांट दिए। ये तो कहने की बात है। लेकिन चाचा पर तो पलटू चाचा वहीं से आया। ठीक है। पलटू चाचा कौन कहते हैं? तेजस्वी घोलटू भतीजा। तो ये बार बार, अगर वो पलटू राम है नीतीश कुमार जी, तो आप घोलटू राम क्यों होते हैं? उसमें भी मुख्यमंत्री के लिए नहीं, डिप्टी सीएम बनने के लिए आप घोलट के नीतीश कुमार के पास क्यों जाते हैं? ये जो लोग भी कहते हैं, मैं दो पक्षीय बात कर रहा हूँ, जो लोग भी सत्ता से हटने के बाद नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, वो सभी अपने गिरेबान में झांके कि महज सत्ता लोलुपता के कारण हम उनके पास क्यों जाते हैं। मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जब भी पलटते हैं आपके कहे अनुसार, हमारे कहता नहीं, विपक्ष करता है, जो भी उनके भतीजे नहीं, कहते हैं। आप अभी तो आप ही के मुंह से निकला ना। जी, जब भी पलटते हैं तो उनके सामने परिवार नहीं होता है, जी, उनके सामने बिहार होता है, जी, बिहार का विकास होता है, बिहार का हित होता है। उस सवाल पर नीतीश कुमार ने कभी कोई समझौता नहीं किया और सिद्धांतों के मामले में भी समझौता नहीं किया। तेजस्वी की यात्रा पे तो चलिए ठीक है, आभार निराधार है, लेकिन गिरिराज सिंह जब यात्रा निकाल रहे थे, हिंदुओं के सम्मान को जगा रहे थे, तो आप क्यों एक ही बार आक्रोशित हो? नहीं, हम ही आक्रोशित नहीं हुए। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी को भी एतराज था जी, और जो वहाँ एनडीए में बैठे अल्पसंख्यक समुदाय के नेता लोग हैं, एमएलए एमएलसी है, उनका भी विरोध आया। जी, आनंद मोहन तो बाद में बोले, जी, पहले तो ये सारे लोग सवाल उठा दिए। मैं एक बात कहूँ, नहीं, आपने क्या बोला मुझे याद है, आपने ये कहा था कि आखिर हिंदुओं के स्वाभिमान को मुस्लिम इलाकों में जाके क्यों जगाना। मैं उस पर आ रहा हूँ जी, मैंने कहा अभी एक बात मेरे मुंह से निकली इसके पहले कि नीतीश कुमार ने सबके बावजूद सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी सेकुलरिज्म से समझौता नहीं किया, इतना मैं जानता हूँ। और आप एक बात सुन लीजिए, ये जो ओथ होता है केंद्र में या राज्य में, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी कहने लगे, सबका विश्वास, ठीक है। जी, तो वो सबका विश्वास में क्या है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को छाट के ये तो नहीं बोले हैं, मन से तो नहीं, कोई बोल नहीं सकता। नहीं, सुनिए, अगर आप संविधान का शपथ लेते हैं तो हमारा संविधान समाजवादी संविधान है, सेकुलर संविधान है ना। ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, समाजवादी और सेकुलर गणराज्य। आप उसका शपथ लेते हैं, उसका शपथ लेके आप धर्म की बात
जनरल लोग कर सकता है, जी लेकिन जो संविधान का शपथ लेगा उसको धार्मिक उन्माद की बात, जातीय उन्माद की बात जी नहीं करने का कोई नैतिक हक नहीं है, नहीं करना चाहिए। जी मेरा ये मानना है। आप लिए हैं मंत्रालय, जी जिम्मेवारी आपकी क्या है? मंत्रालय चलाने की। जी प्रधानमंत्री जी ने आपको जिम्मेवारी दिया है एक मंत्रालय को चलाने की। आप वो मंत्रालय को 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक पखवाड़ा जी रख दीजिए ताक पर, फाइलें पड़ी रहेगी। आप निकलिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए। अरे हिंदुओं का स्वाभिमान जगा हुआ है, जी आज से जगा हुआ नहीं है, ये जगाने की जरूरत नहीं है। और अगर जगाने की ही जरूरत है तो आप कहाँ जाइएगा? हिंदुओं के बीच जाना चाहिए ना। जी कि आप मुसलमान बस्ती में जाके कहिएगा कि हिंदू जगो, जी इसका क्या इशारा है? इसका संकेत क्या है? कि आपके मन में हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने की नहीं, जी कोई खुराफात चल रहा है खुराफात। न। तो इसकी इजाज़त न तो सरकार देती है न संविधान देती है। जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ने जो दिया है आपको जी मंत्रालय चलाने का, जी आप उसको चलाइए प्रेम से। जी नहीं तो अच्छा है कि आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दीजिए, जी विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर लीजिए जी और फिर लगिए हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने के लिए। किसी ने रोका नहीं है। एक साथ दोनों बातें नहीं हो सकती है कि आप सेकुलर समाजवादी भारत के संविधान का शपथ लें और आप बातें करें कुछ और, जी जिम्मेवारी आप मंत्रालय का लें और यात्रा करने कुछ और चले। ये दोनों बातें अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। जी इसलिए मेरा वहाँ था। जी आनंद मोहन जी, शिवहर का चुनाव लड़े आप, बहुत दिन तक आप थे नहीं, आए, जाहिर था एनडीए गठबंधन से आप आए थे, आपकी पत्नी आई थी लवली आनंद जी, लेकिन मैंने कोई तालमेल उतना दिखा नहीं। तालमेल की कमी रही, जी आपने सही कहा है, तालमेल की कमी रही। जी और मैं मानता हूँ कि लेग पुलिंग भी हुआ, जी जो एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये मेरे साथ हुआ हो सिर्फ तो अलग बात है। इस बार कहीं भी जो एनडीए का वोट बैंक है, जी सवर्ण है, एनडीए का वोट बैंक है, नीतीश कुमार जी का अति पिछड़ा, जी उसमें लवकुश कोयरी कुर्मी आता है। जी अब देखिए कि औरंगाबाद से स्टार्ट हुआ और हमको कहना नहीं होगा कि किस वर्ग के लोगों ने कहाँ क्या किया। जी वहाँ पर फिर आप चले आइए काराकाट। जी काराकाट में जो राजपूत वोटर है, सवर्ण वोटर है, वो किसका काडर है? एनडीए का है। उसने क्या किया? वो निर्दलीय के साथ चला गया। आप चले आइए यहाँ, मैं सारे लोगों की बात, बहुतायत की बात करता हूँ। आप चले आइए वैशाली, वैशाली में जो एनडीए का वोटर है उसका बहुसंख्यक जी वो किसके साथ चला गया? ये इस बार कुछ दिखा नहीं। जी आपको हम बता दें, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ भी जो एनडीए को इम्पैक्ट रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, जी वो नहीं दिखा। एमएलए लोग कुछ और कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष लोग कुछ और कर रहे हैं। कोई एक पार्टी का जिलाध्यक्ष नहीं कह रहा मैं, जी जी है ना, ये कहीं कुछ और कर रहे थे। तो ये तारतम्य, इसलिए मैंने जब गए थे नड्डा साहब 2 दिवसीय दौरे पर, तो हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और नड्डा साहब, बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं, सभी के अध्यक्षों को और एक सम्मेलन बुलाएं, एक बैठक बुलाएं जी और जिलाध्यक्षों को बुलाएं, एमएलए लोगों को बुलाएं, सभी पार्टियों के शीर्ष नेता रहें और उम्मीदवारों को बुलाएं।
कि गत चुनाव में उम्मीदवारों को क्या सब झेलना पड़ा जी और उसको कैसे उसकी भरपाई की जाए, जो डैमेज कंट्रोल है उसको कैसे किया जाए। अगर यही रहा, अब जैसे अभी 20 सूत्री का मामला आया, जी हमारे जैसे छोटा जिला शिवर, छोटा जिला, एक प्रखंड को अनुमंडल बनाया गया और उसको एक तरियानी जोड़ के 4 प्रखंड बनाया गया, एक प्रखंड को उसको अनुमंडल बनाया गया, बाद में तरियानी को जोड़ के 5 प्रखंड पर जिला बनाया गया। जी 5 वहाँ जिला परिषद के मेंबर हैं, जी एक जीत के आया, एक प्रस्ताव ढूंढ लीजिए, एक समर्थक ढूंढ लीजिए और वहाँ चेयरमैन बन जाइए। इतना छोटा जिला है, उस जिले में बीजेपी के 3 लोग जी बागी लोग, जी जिसने गत चुनाव में निर्दलीय को साथ दिया, जी जिन लोगों ने गत चुनाव में वो ओवैसी जी की पार्टी के खुलेआम जी जनता दल से इस्तीफा देके जी और ओवैसी जी का झंडा ढो रहे थे, वो आज 20 सूत्री की शोभा बढ़ा रहे हैं। जी 3 बीजेपी से और 3 जेडीयू से। जी अब आप बताइए कि जो कल बगावत किया है, जी। जो कल बगावत नहीं गद्दारी किया है, जी धोखा दिया है, जी ऐसे लोग अगर 20 सूत्री की रेवड़िया बट रही है जी और जो आपके असली वफादार कार्यकर्ता है वो उपेक्षित होते हैं और ऐसे लोग इनाम पाते हैं, जी पारितोषिक पाते हैं, तो एनडीए का भविष्य क्या होगा? नहीं, आनंद मोहन जी, शिवर में आसान नहीं था सफर, ठीक है, ये हम भी देख रहे थे, दूर बैठे ही देख रहे हाँ, थे। कोई लेकिन- सेंट्रल लीडर बड़े लोग जी, नहीं गए। लेकिन आगे शिवहर का डगर कितना आसान होगा, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 2025 भी दूर नहीं। मैं तो शिवहर तक ही सीमित रहना देखिए, चाहता NDA मैं तो शिवहर तक ही सीमित रहना चाहता था, लेकिन आप पूरे बिहार का खाका हमारे सामने रख दिए, तो ये तो लगता है कि केवल शिवहर का डगर ही मुश्किल नहीं होने वाला। अगर यही हाल रहा, बिहार का डगर भी मुश्किल हो सकता है। नहीं, मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना है कि ये जो अभी कुछ ये शिवहर की बात जो कर रहे हैं ना, शिवहर का अगला डगर क्या होगा, जी जी, हम उसके लिए चिंतित नहीं है। जी। इस कठिन लड़ाई में सफर से ही डगर बनता है। देखिए, जो जब सफर इस रहेगा कठिन वैसे लड़ाई डगर- में जी, हम लोग हार के जबड़े से जीत छीन कर ले आए, जी तो अभी तो आपने देखा कि 5 प्रमुख वादे, हम लोगों ने कभी निगेटिव अप्रोच नहीं रखा, कभी कोई नकारात्मक बातें नहीं की, किसी को गाली गलौज, किसी की आलोचना ये नहीं हुई। हमने अभी कहा है तो ये नहीं है, गुस्सा नहीं है, एनडीए के वोटर जो थे वो एकजुट थे, एनडीए के जो कुर्ता पैजामा वाले नेता थे वो बिखरे हुए थे। आनंद वो मोहन कहीं न कहीं- आनंद मोहन की इस बात के लिए मैं प्रशंसा करता हूँ हमेशा कि चुनाव चल रहा है, बीच चुनाव में आनंद मोहन मंच पे होते हैं और कहते हैं कि लवली आनंद अगर सांसद होंगी तो 40%, 50%, 60% की नहीं 100% की होंगी। तो ये तो बिल्कुल। आपकी धारणा ही रही आनंद मोहन जी, ये सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन है लोकतंत्र, देखिए, लोकतंत्र आंकड़ों का गणित है। जी 49 पाने वाला जी हार जाता है, जी जी 51 पाने वाला जीत जाता है। जी मेरा कहना है कि स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा है। लवली आनंद ने कहा जी कि मैं 100% की जी एमपी बनूंगी। जी अभी लवली आनंद बोलती है कि मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। जी काम बोल रहा है, इसलिए हम किसी संशय में नहीं है। जी हम जीतेंगे आगे भी, वो इसलिए जीतेंगे कि जो 5 प्रमुख वादे थे उसमें एक था, जब से मैं बाहर आया जी हमने कहा कि जय श्री राम, भले किसी पार्टी का पेटेंट नारा हो, हमको उससे कोई परहेज नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हम जो हमारी संस्कृति का तकाजा है जी कि बिना गौरी के शिव नहीं, बिना राधे के श्याम नहीं, बिना लवली के आनंद नहीं, जी उसी तरह बिना सिया के राम नहीं। और हम हर मंच से लगवाते रहे, बोलो बोलो जय जय सिया राम, ना।
तो जय सिया राम हमारे यहाँ गांव देहात में लोग कहते भी हैं, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ठीक है, इसलिए कि हम मिथिलांचल के लोग हैं। तो हमने कहा कि जय सिया राम, और हमने कहा कि अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम जो प्राकट्य भूमि है माँ जानकी का, वहाँ अयोध्या के तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। लवली आनंद ने सदन में कहा कि एक स्पेशल कॉरिडोर बने अयोध्या से वाया आपको पुनौरा धाम जनकपुर तक, नेपाल तक, ताकि श्रद्धालुओं के साथ साथ क्षेत्र का भी विकास संभव हो, सड़क मार्ग का भी और रेल मार्ग से भी। तो ये उनका डिमांड था। मैं आज कहूँ कि ये मांग लगभग पूरा होने के कगार पर है। मुख्यमंत्री जी ने 147 करोड़ रुपए आवंटित किया भू अर्जन के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए और वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए। लवली आनंद ने आते ही उठाया इसी सवाल को कि पुनौरा धाम में माँ जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण हो, और 500 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, ये कहते हुए नहीं कि यही फुल स्टॉप है। कहा आगे जरूरत पड़ेगी तो और राशि उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो पहला डिमांड था हमारा वो पूरा हुआ। उसके बाद रीगा चीनी मिल की बात हमने कहा था। हमने कहा था, लोगों ने पूछा था कैसे संभव है, वो तो बंद पड़ा है, आज तक कोई चीनी मिल खुला ही नहीं। मोतिहारी नहीं खुला, उसके बाद मोतीपुर नहीं खुला, बहुत सारा उदाहरण दे करके वो जो समस्तीपुर और मधुबनी में जो दरभंगा में जो मिले बंद पड़ी है, नहीं खुला। कैसे? हमने कहा था कि लवली आनंद जीतेगी तो मिल से धुआं उठेगा, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएंगे, मुरझाए चेहरे पर, और मिल उत्पाद जो है उगलेगा, है ना। तो ये दिसंबर तक वो शुरू होने जा रहा है। तीसरा हमने कहा था कि शिवहर रेल लाइन से जुड़ेगा। ये जानकी धाम से बापू धाम मोतिहारी को रेल लाइन से भाया शिवहर जोड़ा जाएगा। वो भी भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष तक वो शिवहर तक तो रेल लाइन पहुँच ही जाएगा। फिर हम लोगों का था कि अदौरी और खोड़ी पाकर, सरसावा और मोतिहारी को बूढ़ी गंडक और बागमती पर पुल बनाकर जोड़ने का हम लोगों ने इसमें गडकरी जी से बातचीत की। मिले हम लोग, मैं था, लवली आनंद जी थी और विधायक चेतन आनंद थे। उन्होंने कहा 100-150 करोड़ तक जो लगेगा आप निश्चिंत रहें, हम लोग पूरा करेंगे, और स्टेट हाईवे का काम आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कराइए। हम लोग उस दिशा में भी प्रयत्नशील हैं। और एक है कि छोटा जिला त्वरित विकास के तर्ज पर ढाका को जिला बनाया जाए। ये जो 5 डिमांड थे उसमें से 3 डिमांड हम लोग पूरा करने की स्थिति में है। इसलिए जो आपने कहा कि शिवहर का डगर बहुत कठिन है, आगे क्या होगा, आगे आप निश्चिंत रहिए। जब हम लोग 28 साल 30 साल के बाद शिवहर आए, और शिवहर हमने कहा कि कठिन इस लड़ाई में शिवहर में जीत दर्ज किया, आप वहाँ की जनता के आशीर्वाद से। हमने बराबर कहा, जो भी हमको इंटरव्यू लेने आए, हमने कहा कि जीतेगी लवली आनंद ही। तो लोगों ने कहा अहंकार आपका बोल रहा है। हमने कहा था कि नहीं, आपने बहुत कुछ कहा। अहंकार नहीं, जनता का जो शिवहर की जनता का जो स्नेह है, आशीर्वाद है, वो विश्वास बोल रहा है। नहीं, इन्होंने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन मगरुआ ये समझ कि आनंद मोहन का अनुभव बोल रहा है। आनंद मोहन जो अलग अलग समाज के साथ जिस तरह का उनका जुड़ाव है, वो किसी पार्टी के दायरे में नहीं आता, वो जुड़ाव बोल रहा है। और उसी के बल पे आनंद मोहन लगातार शिवहर के लोगों को कह रहे हैं कि शिवहर में अगर लवली आनंद जीतेगी तो एक पूर्व सांसद आपको फ्री में मिल जाएगा। और वो फ्री का सांसद लगातार शिवहर की राह आसान बना रहा है। 5 में से
से 3 वादे पूरे हो गए हैं। इस 5 के अलावा, ये तो चुनाव में बोले थे, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज अब आए हैं तो चल रहा निश्चित तौर पर। लेकिन शिवहर सिर्फ नहीं है, बिहार की भी समस्या है। आनंद मोहन सिर्फ शिवहर तक सीमित नहीं है। सहरसा आपका घर होगा, शिवहर से आप जनप्रतिनिधि होते रहे, लेकिन बिहार के लोग भी आपकी तरफ देखते हैं। और आज का बिहार 3A से परेशान है। शराबबंदी, सर्वे, स्मार्ट मीटर। गांधी के परिवार से आते हैं। शराबबंदी तो नीतीश जी ने गांधी जी का नाम लेते हुए ही शुरू किया था, और आज कुछ दल आया, वो कहता है कि क्या नाम है कि पहले कलम से ख़त्म कर दूँ। तो आप कैसे देखते हैं? परेशानी तो है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, गांधी जी ने कहा था जी कि अगर देश को कर्ज लेकर जी करके भी देश को चलाना पड़े, जी तो अगर मैं एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति बना दिया गया जी तो पहली कलम से हम शराब को बंद करें। जी तो नीतीश कुमार जी ने कमोबेश गांधी जी की इन बातों का अनुसरण किया है। जी एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, योजना है, जी बहुत अच्छा कदम इसको कह लीजिए, जी वो है। इसके जो परिणाम सामने आए हैं, जी निश्चित तौर पर घरेलू हिंसा, जी जो लोग वेतन उठाते थे, खाते पीते, आधा वेतन खर्च करते, न बीवी न बच्चा से मतलब रहता था, आने पर शराब से डगमगाते हुए घर जब लौटते थे, जी जी और जब सवाल बीवी करती थी, बच्चे करते थे, तो जो पिटाई होती थी, जी मार पिटाई होती थी, ये घरेलू हिंसा, जी प्रत्येक दिन का जो किचकिच था, खटखट था, जी ये बंद हुआ है। इसमें कते दो रहे। जी शादियों में जी जो हर्ष फायरिंग हुआ करता था जी कि लोग जाते थे बारात, मालूम हुआ कि लाशें निकल लाश गई, से निकल गई। मुकदमा हो गया, जी भागना पड़ा बारात को। जी तो ये जो हर्ष फायरिंग था जी कि लोग आए, दारू पिए, मीट खाए, और समियाना छेदते छेदते ये ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, फायरिंग हुई, नर्तकी मरी, लोग मरे, ये हर्ष फायरिंग रुका, जी इसको मानेंगे आप। तीसरी बात, एक्सीडेंट से जो मौत होती थी जी सड़क हादसों में, जी उसमें जो पी करके ड्राइविंग होता था, जी वो रुका। जी ये दहशत के कारण हो, जिस कारण से हो। हाँ, इसको अगर आप कहेंगे कि एक हद तक ये फेल कर रहा है, तो जब तक पूरे देश में इसको लागू नहीं किया जाए, बॉर्डर खुला है उत्तर प्रदेश का, जी दो सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ती है, एक बांग्लादेश की और एक नेपाल की। जी उसके बाद जो अन्य राज्य हैं, जी चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, जी उन सब में शराब फ्री है, जी शराबबंदी नहीं है। तो उसका तो कुप्रभाव पड़ेगा, मैं ये भी मानता हूँ, जी बड़ी बेबाकी से कहूँगा कि ये एक नई अर्थव्यवस्था विकसित हो गई बिहार में, जी जो अब राजनीति को भी प्रभावित करने लगी है। जी शराब माफिया लोग, भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, जी इन लोगों पर अंकुश लगाना निहायत जरूरी है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो ये बात रही, लेकिन इस योजना को कहीं से भी आप गलत नहीं कर सकते। गलत नहीं करना हाँ, ठीक है, सबके अच्छे और बुरे दो चीज पक्ष हैं। दो चीज बीच में आनंद मोहन जी है। जिस समाज के विषय में आप कह रहे हैं महिलाएं प्रभावित थी, महिलाओं को मैंने महिला हिंसा रुका, तमाम चीज रुका, लेकिन आप ही के एनडीए के एक नेता है, और ये सही भी है कि जो शराब की तस्करी हो रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल में बंद किए जा रहे हैं, उन बंद किए माफिया तो निकल जाता है ना, बिल्कुल, उन बड़े लोग छूट जाते हैं। उन बंद किए जाने वाले लोगों में समाज का हाशिया पर रह रहा वाला जो समाज है, वो जेल में बंद है।
और लगातार मैंने शराब के मामले में उसके ये हो रहा मैं है। आपको- और दूसरी आर्थिक नुकसान भी बिहार को हो रही है। देखिए, आर्थिक नुकसान हमने कहा कि जब वो विभिन्न स्रोतों से जी उसकी पूर्ति करने की कोशिश हो रही है, लेकिन गांधी जी ने तो कहा कि देश को गिरवी रख करके कर्ज लेना पड़े, जी वहां तक वो बोल गए, तब भी शराब को बंद करेंगे। जी लेकिन चलिए, आर्थिक नुकसान के अनेकों स्रोत है भरपाई के, लेकिन मैंने आपको पूर्व में ही कह दिया जी कि जो अर्थव्यवस्था डेवलप कर गई, पैरेलल विकसित हुई, पैरेलल समानांतर अर्थव्यवस्था, वो है शराब माफियाओं का, जो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने लगा है। इसलिए इस पर जी सख्ती जरूरत है। अगर आप शराबबंदी पर पुनर्विचार कर लीजिए, जी क्या इसमें संशोधन वाजिब है, जी वो कर लीजिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि बड़े व्यवसायी हैं, जी है ना, वो जब रात में पार्टियां देते हैं, जी बड़ा कुछ आयोजन करता है, जी तो वो यहाँ नहीं कर पाता है, भाग जाता है दूसरे प्रदेश जी में, है ना, दूसरे प्रांत में, कि अनेकों चोचले हैं, उस पर मैं विस्तार में, लेकिन हमने पहले कह दिया कि पैरेलल जो अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, उस पर हर कीमत पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा सर्वे जी आपने कहा, जी मैं पूर्व में भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं लड़कपन में सुना करता था, जी जब मैं प्राथमिक स्कूल में था, चौथी पाँचवीं में था, तो उस समय सर्वे आया था, जी तो बड़ी जोर शोर से मिथिलांचल से हम आते हैं, तो मैथिली में कहावत, बड़ी चर्चित कहावत थी, सर्वे लड़बे मरबे कटबे जीबे तब न भोगबे। जी 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 आज हम देख रहे हैं नौसिखिया अनट्रेंड लोगों को 1 महीने की अमानत की ट्रेनिंग, जी सुपरवाइजर लोगों को ये सीओ बना देना, जी और ये जो नए लोग हैं, नौसिखिए लोग हैं, इसको जो अमली जामा पहनाना चाहिए जिस बखूबी जिस ढंग से, उसमें वो फेल कर रहा है। गांव गांव में, भाई भाई में जी झगड़े लगे हुए हैं, जी खून खराबे हो रहे हैं, लठ चल रहे हैं, जेल जा रहे हैं लोग। इसलिए सबसे पहले आनंद मोहन ने ये कहा था, राज्य सरकार से ये मांग की थी कि राज्य सरकार को तत्क्षण इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इसका नुकसान, जैसे पाठक जी के तुगलकी आदेश से हम सब लोगों को 70,000 वोटों का हर संसदीय क्षेत्र में नुकसान हुआ। 7,000 टीचर थे। टीचर क्या कह रहे थे भाई? टीचर कह रहे थे कि इसको आप 10:30 से 5 बजे तक, जैसे पूर्व में स्कूल चलता था, आप चलने दीजिए। आपने उसको कर दिया 10 बजे से, 10 बजे से 4 बजे। उसके बाद आप, और क्या हुआ, और छुट्टी है स्कूलों में, लेकिन टीचर जाएंगे। गर्मी की छुट्टी में क्यों होती है गर्मी छुट्टी? टीचर प्रत्येक दिन जाएंगे स्कूल, विद्यार्थी स्कूल में है नहीं तो क्या करने जाएंगे? डगड़ा बजाने जाएंगे। लेकिन ये तुगलकी आदेशों, हमने पहले मुख्यमंत्री जी से चुनाव के पहले कहा था, उन्होंने कहा था इस सदन में हमारी घोषणा हो चुकी है, और मुख्यमंत्री जब सदन में कोई घोषणा करते हैं तो वो कानून बन जाता है, नियम बन जाता है। लेकिन उस नियम को भी ताक पर रख करके तुगलकी आदेश चलाया गया, और हम सब लोगों को 7,000 टीचर हर संसदीय क्षेत्र में थे, और वो 70,000 का नुकसान हम लोग को कर दिया। आज हम लोग की जीत अगर होती कम से कम तो लाख से ऊपर जाती। हम एक उसको, उसी तरह ये जो सर्वे है, इसको चुनाव तक रोकना चाहिए, पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, और तब फिर जाना चाहिए फील्ड में सर्वे को अंजाम देने के लिए। ये मेरा आपके माध्यम से फिर से सरकार से आग्रह है। उसी तरह 3S में जैसे शराबबंदी,
उसके बाद सर्वे, स्मार्ट मीटर भी आता है। अगर पूर्व के का मीटर 300 रुपये महीना बिल देता था गरीब गुरबा को, तो वो 3000 कैसे हो गया? स्मार्ट मीटर को तो और अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, परिणाम देना चाहिए, लेकिन वो 3000 कैसे हो जा रहा है महीना का? ये एकदम लोगों को छू रहा है और हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। इसलिए राज्य सरकार को और बिजली विभाग को इस स्मार्ट मीटर पर बहुत ही तेजी से काम करना चाहिए और इसका जो एक्सेस बिलिंग है हर कीमत पर रोक लगानी चाहिए। वैसे सरकार की योजना है कि हम बिल को ही जीरो कर दें। आपने सुना होगा, अभी मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हर छत पर, हर जहाँ पर सार्वजनिक स्थल है, स्कूल है, सभी जगह ये जो आपको सोलर लाइट है ना, उसका प्लेट लगाया जाए, बिजली स्टोर किया जाए और फोकट का बिजली, अगर वो होगा तो बिजली का मीटर ही जीरो हो जाएगा। वो ये प्रयास है कि स्मार्ट मीटर से हम मुक्ति कैसे पाएँ और निःशुल्क बिजली, जैसे पानी फ्री है ना, वैसे ही हवा फ्री है, वैसे ही बिजली भी बिहार में फ्री हो। ये सरकार इस योजना पर काम कर रही है। आनंद मोहन जी, जब आप ये सर्वे की बात कर रहे थे और एक बचपन के, अपने बचपन की कविता मैंने लाइन की बात कर रहे थे, तो हमको कहावत, हाँ कहावत की, तो हमको भी एक याद आ रहा था कि आप लोगों के ज़माने में मैंने हमने भी किसी से सुना है कि अले या महीनवा झगड़ा लगैले, मैंने सर्वे के लिए आया था, वो घर घर झगड़ा लगा के आया, तो वो तो बात आपने कही थी। लेकिन स्मार्ट मीटर की आपने बात की, एक आपको याद होगा दिल्ली में, सुने होंगे आप कि दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, नेता बनने जा रहा था, पोल पे चढ़ गया था और बिजली काट रहा था। ये उसी स्मार्ट मीटर की लड़ाई दिल्ली में भी हुई थी और आगे चल के वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो गया। तो स्मार्ट मीटर वाला लैंड लॉस, लाइन लॉस की बात नहीं होती, वो जो मीटर खरीदने वाली जो कंपनियां होती हैं, उनसे अधिकारियों के साठ गांठ का भी खेल हो सकता है। मनसा नीतीश कुमार की सबसे बड़ी, आनंद मोहन जी से लंबी चौड़ी बात हुई अलग अलग विषयों पे, लेकिन नीतीश कुमार के मनसा को लेकर शायद ही बिहार और देश में किसी को कभी कोई संदेह रहा हो। हाँ, काम करने चलते हैं तो कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं, और जब आदमी काम करेगा तो कमियां रहेंगी, और लोकतंत्र में तो चर्चा से सब कुछ ठीक हो जाता है अगर कोई कमी रहे। सही आपने कहा, नीतीश कुमार की मंशा और नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई प्रश्न खड़ा आज तक न हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी नहीं होनी चाहिए। तो धन्यवाद। धन्यवाद।